नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। ये क्लास जो है वो 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 12th में भी सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है यानी आणविक सूत्र जो होता है वो क्या है, किसे कहते हैं और इसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, या कैसे निकालते हैं, ठीक। और आज बात करने वाले हैं इसमें कि कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जितने भी कार्बन के यौगिक बनते हैं, ठीक है ना, तो उनको उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो फॉर्मूला वगैरह बनता है, उसको लिखने का क्या तरीका होता है। जैसे कि हम लोग इसमें बारे में बात करेंगे कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है और उसे कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल कैसा होता है इसका, ठीक है ना, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे इसमें बात करेंगे, ठीक। तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो वहां पे हमने कार्बन के बारे में, क्योंकि जैसे जानते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है यानी कि जो कार्बनिक रसायन होता है वो पूरा पूरा कार्बन के यौगिकों के ही ऊपर होता है, ठीक है ना। तो वहां पे बात ये आ जाती है कि कार्बन जो होता है वो मेन होता है, ठीक। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कार्बन के बेसिक फैक्ट के बारे में पढ़े थे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना, कि कार्बन के बारे में हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि कार्बन जो होता है वो कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, ठीक है ना। कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे। और हमने पढ़ा था कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी क्यों बोला जाता है कार्बन को, यानी कि उसको चतुर्थ संयोजी एलिमेंट यानी तत्व क्यों कहते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो चार कोवैलेंट बॉन्ड यानी चार सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, उसी के बेस पे उसका नाम टेट्रावैलेंसी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने वहां पे बात किया था कार्बन के कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी श्रृंखलन, मतलब कि कार्बन कार्बन ही आपस में जुड़कर और लाखों से ज्यादा यौगिक अकेला कार्बन जो है वो कैसे बनाता है, ठीक है ना, क्यों बनाता है, जिसके बारे में पढ़े थे। कि जो कार्बनिक यौगिक बनता है यानी कि जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं तो उसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन जो होता है वो कार्बन के जो एटम होते हैं वो 4 डिग्री तक के ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं। मतलब काफी सारे हमने कार्बन के बेसिक फैक्ट के बारे में फर्स्ट लेक्चर में क्या किया है, पढ़ा है। तो सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है नहीं देखा है तो वो पहले जाके उस फर्स्ट लेक्चर को क्या करें, देख लें, ताकि कुछ बेस जो है वो आपको क्या हो, समझ में आ जाए कार्बन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरू, इसको बढ़ाते हैं आगे, समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, ठीक। तो केमिस्ट्री में जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि कार्बनिक यौगिक, या ये बोल दो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी अणु होते हैं, ठीक है ना, तो उन मॉलिक्यूल्स यानी अणु को सूत्र के रूप में यानी फॉर्मूला के रूप में लिखना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो अब बात ये आती है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी जो बनते हैं मॉलिक्यूल यानी जो अणु बनते हैं उनको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखा जाए। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जो अणु होता है यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो बनता कैसे है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे बनते हैं, परमाणुओं से बनते हैं, ठीक है ना। परमाणु यानी एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना, क्लियर। तो उस किसी भी अणु को यानी कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए कौन कौन से परमाणु जो है यानी कि एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर आया समझ में, ठीक है ना। कौन कौन से एटम यानी परमाणु कितनी संख्या में उस मॉलिक्यूल्स यानी अणु को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के परमाणु यानी एटम जो है उसमें भाग ले रहे हैं तो उस भाग लेने वाले यानी उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं उनको उनके सिंबल यानी संकेत और जितनी संख्या में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस संकेत के साथ उस नंबर को क्या कर देते हैं, उसमें प्रदर्शित कर देते हैं, और जो वो फॉर्मूला निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। आया समझ में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है कि हमको किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए मीथेन का लिखना है, किसका लिखना है, हमें मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि जो मीथेन होता है वो कौन कौन से परमाणुओं से बनता है और कितनी संख्या में वो परमाणु यानी एटम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो मीथेन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। किससे किससे, मतलब मीथेन में कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो कार्बन कितने होते हैं इसमें, एक होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 पार्टिसिपेट करते हैं।
तो अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो क्या करते हैं, पहले जितने भी एटम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, पहले आप उनका क्या लिखिए, सिंबल लिख लीजिए, संकेत लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ नीचे कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, उसकी संख्या को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे कार्बन एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें 4, तो यहाँ पे इसकी संख्या 4 लिख देते हैं। तो ये हो गया मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला। आया समझ? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसके बारे में पूछा, किसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए बोलता है, एथेन का, ठीक है ना, किसका, एथेन का। तो इथेन जो होता है इसको बनाने के लिए कौन कौन से एटम जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इथेन को बनाने के लिए भी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को यानी इथेन को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो कार्बन की संख्या होती है 2, ठीक है ना, और हाइड्रोजन की संख्या होती है इसमें 6। तो अब जब हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, पहले इस मोलिक्यूल्स को यानी इथेन को बनाने के लिए जो जो एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है पहले उसका क्या लिख लेते हैं, सिंबल लिख लेते हैं। उसके बाद इस सिंबल के साथ जितनी संख्या में ये एटम पार्टिसिपेट करते हैं उस मोलिक्यूल्स को बनाने के लिए उसकी संख्या को इसके साथ नीचे यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला। आई बात समझ में कि किसी भी मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एल्कोहल का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, इसका एल्कोहल का मतलब ये हो गया जैसे एथेनॉल का, किसका लिखना है हमें, इथेनॉल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए कि इथेनॉल को बनाने के लिए इसमें कौन कौन से एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात ये आती है कि इसको बनाने के लिए कितनी संख्या में ये एटम जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो कार्बन जो होता है वो 2 होता है कार्बन के एटम, इसमें हाइड्रोजन के 5 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है। तो अब मोलिकुलर फॉर्मूला जब लिखने की बात आएगी तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इथेनॉल का। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम है पहले उनका सिंबल लिख दिया जाता है, उसके बाद जितनी संख्या में ये एटम इस मोलिक्यूल्स को बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या को उनके सिंबल के नीचे यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अब ये एक पार्टिसिपेट ऑक्सीजन इसमें एक ही है, ऑक्सीजन का एटम, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, किसी भी मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा जाता है। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज बता देते हैं, यहाँ पे ये नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से एटम के बीच में कितने बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड के बारे में यहां नहीं पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला के बारे में, यानी मूलानुपाती सूत्र के बारे में, कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का यानी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले इस शब्द का मतलब समझिए, यहाँ पे ये जो मूलानुपात लिखा हुआ है इसको आप लोग सरल अनुपात यानी कि सिंपल रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसमें, ठीक, तो समझिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी कि कार्बनिक यौगिक को या आप ये बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स यानी अणु को बनाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं, ठीक है ना, जितने भी उसमें एटम्स यानी कि परमाणु जो हैं वो भाग लेते हैं, तो वो जितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं उस संख्या का मतलब जितने भी प्रकार के एटम जितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं उस संख्या का क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उस नंबर का एक सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसका क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल रेशियो यानी कि उसको सरल अनुपात में क्या करेंगे, बदलेंगे। सिंपल रेशियो में बदलने के बाद जो नंबर हमें जो है प्राप्त होगा उन एटम्स का, तो उसे क्या किया जाएगा, उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम हैं उसके सिंबल के साथ इस सिंपल रेशियो में आने वाले नंबर को लिखा जाता है। यानी कि टोटल कितना नंबर में वो पार्टिसिपेट करे हैं वो नहीं, जितनी संख्या में वो पार्टिसिपेट एटम्स कर रहे हैं उन सभी प्रकार के एटम्स के संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो निकालेंगे। फिर सिंपल रेशियो में जो संख्या निकल के आएगी उस संख्या को सिंबल के साथ क्या करेंगे, यानी कि एटम के संकेत के साथ लिख के उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें इथेन का क्या करना है, इंपीरिकल फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है, इथेन का इंपीरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये बताइए कि इथेन में कितने या कौन कौन से एटम जो होते हैं वो कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इथेन को बनाने में कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब कार्बन कितनी संख्या में और हाइड्रोजन कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, तो कार्बन जो होते हैं वो 2 और हाइड्रोजन जो होता है वो 6 पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है इसका क्या करेंगे, आप सिंपल रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल रेशियो यानी जैसे 2:6। अब इसको अपन 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं।
तो 2 से अगर आप इसको काटोगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इनका सिंपल रेशियो क्या निकल के आ रहा, 1:3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कार्बन में कौन सी संख्या लिखेंगे 1 और हाइड्रोजन में कौन सी संख्या लिखेंगे 3, तो हमारा सूत्र क्या बन के आएगा ये, और ये जो सूत्र बना है ये किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इथेन का। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, कार्बन कितने हैं 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH3, ठीक है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो आया समझ में कि हम किसी भी मोलेक्यूल्स या कार्बनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए और दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एसिटिक एसिड का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल जो होता है यानी एसिड, इस मोलेक्यूल्स को बनाने के लिए कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन एटम कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 2। हाइड्रोजन जो होता है ये कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 4। और ऑक्सीजन जो होता है ये कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 2 की संख्या में। क्लियर हो गया। तो जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा एसिटिक एसिड का, वो क्या बनेगा, जितने एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले उनका क्या लिखते हैं, सिंबल, ठीक है ना। अब फिर उस सिंबल के साथ उनके नंबर को क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, CH3COOH, लेकिन ये सब जब IUPAC पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि इनका क्या फॉर्मूला, इसका क्या कैसा फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ यहाँ पे मोलिकुलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला समझिए, ठीक है, कैसे बनता है। तो ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हमें इसका क्या बनाना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, तो इस मोलेक्यूल्स को बनाने के लिए यहाँ पे जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी संख्याओं का क्या निकाल लीजिए आप, सिंपल रेशियो निकालिए, ठीक है। और तो सिंपल रेशियो कितना आएगा, देखिए इनको 2 से काटेंगे तो कट जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी इनका सिंपल रेशियो क्या निकल के आ रहा, 1:2:1। अब इसी रेशियो को हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम के सिंबल के साथ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा CH2O। अब इस फॉर्मूले को ही एसिटिक एसिड का क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे, यानी कि मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। आया समझ में कि किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी किसी भी मोलेक्यूल्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। कि किसका एग्जांपल समझते हैं, इथेनॉल का समझते हैं, ठीक है। कि इथेनॉल का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख के दिखाइए। तो इथेनॉल को बनाने में कौन कौन से जो एटम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कार्बन जो होता है वो 2 की संख्या में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 6 की संख्या में पार्टिसिपेट करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो कितनी की संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 1 की संख्या में, ठीक है ना। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो होते हैं, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसको बनाने में, इथेनॉल को बनाने में, ठीक है ना। तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसका सिंबल लिखिए पहले, और फिर जितनी संख्या में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसका नंबर यहाँ पे लिख लीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने का। तो हमने क्या बोला, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं उनकी संख्या का सबसे पहले क्या निकालिए आप, सिंपल रेशियो निकालिए, यानी सरल अनुपात में बदलिए। तो अगर देखें यहाँ 2, 6 और 1 का अगर हम सिंपल रेशियो निकालें तो ये तीनों नंबर किसी एक संख्या से कटेंगे नहीं। सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर आप लिख रहे हो वो सभी नंबर किसी एक ही संख्या से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो ठीक, नहीं हो रहा तो इनका जो सिंपल रेशियो आएगा वो यही निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इथेनॉल है, ठीक है ना, उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो इनका सिंपल रेशियो वही आ रहा है जो इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में है। तो इसका मतलब ये कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो जितनी संख्या, अब समझते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, मतलब कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए मतलब इसमें क्या बताया जाता है, तो जैसे नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि जो कार्बनिक यौगिक बोल सकते हो इनको, कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका कार्बनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को क्या करना, रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, संरचना, ठीक है ना। तो संरचना को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। अब बात ये आती है कि कार्बनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो समझिए कार्बनिक कंपाउंड या ये बोल सकते हैं कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स यानी कि जो अणु होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कि मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का यानी कि कार्बनिक यौगिक का कैसे लिखा जाता है, उनका अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। तो हमने वहां पे आपको नोट डाल के लिखवाया था, बताया था कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र और जो मूलानुपाती सूत्र होता है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का, तो वहां पे पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड के बारे में वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, कोई भी चीज वहां पे प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का या बोल सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड या मोलिक्यूल्स यानी कार्बनिक यौगिक या जो अणु होते हैं, ठीक है ना,
तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो परमाणु होते हैं यानी कि जो एटम होते हैं, तो एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड के साथ उसके मोलिकुलर फॉर्मूला को जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको ही कहा जाता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कुछ एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, जो कार्बन होता है, आप पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि जो कार्बन होता है ये कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये हो गया चतुर्संयोजी। चतुर्संयोजी का मतलब क्या होता है, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। कितने? 4 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि संयोजी बंध, ठीक है ना। कार्बन जो होता है अकेला कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब कोवैलेंट बॉन्ड को ध्यान रखिएगा, जो सहसंयोजी बंध होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमने डॉट लाइन खींचा है ना, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। डॉट लाइन, या इसको आप डैश लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है, डॉट लाइन या डैश लाइन द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि जो कार्बन होता है ना, तो कार्बन जो होता है वो खुद के साथ जब जुड़ता है तो कितने बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन आपस में एक बॉन्ड द्वारा भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के कारण भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन बनाता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंगल बॉन्ड जब बनाएगा तो 3 बॉन्ड खाली होंगे, तो ये 3 ये किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने के लिए खाली रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे कार्बन कार्बन आपस में अगर डबल बॉन्ड बना लिए तो अब दोनों में कितने कितने बॉन्ड खाली हैं, दोनों के। तो 4 से ज्यादा तो बनाता नहीं, 2 बना लिया, ये कार्बन 2 बना लिया, तो इसके कितने बॉन्ड खाली बच गए, 2 बॉन्ड। ऐसे इसके भी कितने खाली बचे, 2 बॉन्ड। कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो जब 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन जाते हैं, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है, इसलिए इसके कितने बॉन्ड खाली, अभी एक एक बॉन्ड क्या है, खाली होंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ध्यान रखिएगा कभी भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच में मैक्सिमम कितने कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। तो ये 3 बॉन्ड कार्बन के बीच बनते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए और थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे कुछ हाइड्रोजन जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, केवल एक ही बनाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और ऑक्सीजन कितना बनाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो कितना बनाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड। तो चलिए समझते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम इसका मीथेन का क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसका, मीथेन का, ठीक है। तो मीथेन में को बनाने के लिए कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 1, और हाइड्रोजन कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, 4। तो मीथेन का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनके साथ यहाँ चारों जितने बॉन्ड कार्बन के हैं वहां क्या कर दीजिए, एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये कहलाता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई बात समझ में? मतलब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं, तो उस मतलब कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या मोलिक्यूल्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं, उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड कितना बनता है उसके साथ जब हम उसके मोलिकुलर फॉर्मूला को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इथेनॉल का क्या करना है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है, किसका, इथेनॉल का। तो इथेनॉल को बनाने में कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 2 संख्या में, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 6 संख्या में। और ऑक्सीजन कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करता है, 1 की संख्या में। तो जो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला बनता है तो वो क्या बनता है, कैसे बनाते हैं, इनका सिंबल लिखते हैं और जितनी संख्या में ये पार्टिसिपेट करते हैं वो संख्या इसके साथ लिख दिया जाता है। तो ये तो बन गया क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इस मोलिकुलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। तो एक और ये 2 कार्बन हमने क्या किया, लिया। इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसमें एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन, इसके 3 बॉन्ड खाली हैं। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, एक कार्बन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के साथ। तो 4 तो बना सकता है, ये 4 से ज्यादा तो बनाएगा नहीं, इसका 2 बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब जितने बॉन्ड आपको जहां जहां खाली दिख रहे हैं वहां पे क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जैसे 1 2 3 4 5 और ये छठा हाइड्रोजन। तो ये क्या है,
ये हो गया इथेनॉल के मोलिकुलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या किया गया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक रूप। आया बात? और एग्जांपल समझ लेते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक निरूपण का। एक आध दो और एग्जांपल के इसको समझते हैं। जैसे हमें मान लो एथीन का क्या कहता है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो एथीन को बनाने में कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है, ये क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब कितनी संख्या में ये पार्टिसिपेट करते हैं? तो कार्बन की संख्या होती है 2 और हाइड्रोजन की संख्या होती है इसमें 4। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो पार्टिसिपेट करने वाले एटम का सिंबल लिखिए और जितनी संख्या में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या को इसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिए। अब बात आती है इस मोलिकुलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना। मतलब ये कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हमने क्या किया, ये 2 कार्बन ले लिया, इसमें एक सिंगल बॉन्ड कर दिए, ठीक है ना। अब इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन कार्बन एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए। अब दोनों के दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड क्या हो जाते हैं, खाली हैं, मतलब बच जाते हैं, क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 बॉन्ड तो ये दोनों अपने साथ बना लिए। अब दोनों के कितने कितने बॉन्ड बचे, 2 बच गए, तो ये 2 बच गए। अब इन 4 जगहों पे कौन आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना पाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया किसका, एथीन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, एथाइन का समझते हैं। किसका समझते हैं, एथाइन का, ठीक है। तो एथाइन में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करते हैं इसको बनाने में। बस ये है कि इसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया, C2 और H2। अब बता दें इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का, तो इसमें आपको बता दें एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कितना बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ 3 बॉन्ड बना लिया। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन जो होता है वो कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता। तो 3 बॉन्ड तो इन्होंने खुद के साथ बना लिए, तो एक एक बॉन्ड दोनों का क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब उस एक एक बॉन्ड के साथ जो 2 बॉन्ड खाली हैं वहां पे हाइड्रोजन जो होता है आके जुड़ जाता है। तो ये हो गया एथाइन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एथाइन में पार्टिसिपेट करने वाले कार्बन और हाइड्रोजन, या ये बोल सकते हैं एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो हमारे अब समझते हैं कंडेंसड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में, यानी संघनित संरचनात्मक सूत्र के बारे में, कि ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो इसका जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। कि जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संरचनात्मक सूत्र होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, अभी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है, ठीक है ना। तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का, यानी कि कार्बनिक यौगिक का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या बताया जाता है, जितने भी एटम पार्टिसिपेट करते हैं उस कंपाउंड को बनाने के लिए, उनके बीच में जितने भी बॉन्ड बनते हैं उन सभी बॉन्ड को क्या किया जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। लेकिन कंडेंसड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो बॉन्ड बने होते हैं, तो उनमें से कुछ बॉन्ड को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, कुछ बॉन्ड को या फिर सभी बॉन्ड को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। इनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। कंडेंसड का मतलब ये होता है कि हटाना, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनते हैं ना उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। तो इनको हटा के बॉन्ड को, और फिर उसका स्ट्रक्चर जो बनता है उसको फॉर्मूला के रूप में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आया समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। किसका ले रहे हैं, इथेन का। तो हम सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इथेन में 2 कार्बन थे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता था, ठीक है ना, और बाकी के 3 बॉन्ड खाली रहेंगे, और इसमें क्या जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन। ये क्या था, इथेन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन में ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनके बॉन्ड को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को उसके सिंबल और नंबर के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही ये बॉन्ड जो बने हुए रखते हैं, अब इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसके बॉन्ड को हटाकर और उसको उसके सिंबल और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले नंबर के साथ क्या कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो हमने बनाया है फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन जो किया है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये किसका कंडेंसड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इथेन का। तो आया समझ में कि किसी भी मोलेक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंसड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड को क्या किया गया है, एटम्स के बीच बनने वाले सभी बॉन्ड को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, संपूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ये वाला जो है, तो इसमें इसको कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉन्ड को, किसी एक एटम के साथ बनने वाले कुछ बॉन्ड को क्या कर दिया गया, हटा के अब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं उसको उसके सिंबल और संख्या के साथ क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया समझ में? चलिए एक आध और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसका, अब एथीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एथीन की। तो एथीन का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, तो इसमें कितने कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे थे, दो, और इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बना था, डबल बॉन्ड। अब दो दो बॉन्ड इनके क्या है, खाली है, और इन बॉन्ड में कौन जुड़ा था, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, इथेन का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गया, जिसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एटम के बीच बनने वाले सभी बॉन्ड को क्या किया गया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें से इसका कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा, तो इसमें से इस कार्बन के साथ जितने भी सेम टाइप के एटम जुड़े हुए हैं उनके बॉन्ड को क्या कर देते हैं, हटा के उसके सिंबल को उसके नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये डबल बॉन्ड क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। सेम टू सेम इधर भी इस कार्बन के साथ जुड़े सभी सेम टाइप के एटम्स को उनका बॉन्ड हटाकर उनके सिंबल और नंबर के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन के आया है इसको बोलते हैं कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मीथेनॉल का क्या बनाना है हमें, मीथेनॉल का कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो मीथेनॉल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन होता है। हाइड्रोजन कितने होते हैं, तीन, सॉरी चार, और ऑक्सीजन कितना होता है, एक पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो मीथेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, तो CH4O। क्या बनता है, CH4O। इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जितने भी एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच बनने वाले सभी बॉन्ड को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाता है, चार, ऑक्सीजन दो, तो हमने ये किया, और जहां जहां बॉन्ड खाली है वहां वहां हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को उसके पार्टिसिपेट करने वाले एटम, सभी एटम्स के बीच बनने वाले बॉन्ड के सभी बॉन्ड के साथ जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि संरचनात्मक निरूपण। अब क्या करते हैं, इसका कंडेंसर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो किसी एक एटम के साथ जुड़े सेम टाइप के एटम्स को हटाकर, उसके बॉन्ड को हटाकर उसको उस मेन एटम के साथ उसके सिंबल और नंबर के साथ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन लिखते हैं, और इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं, उसके सिंबल के साथ और नंबर के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे ये दूसरा आइटम है ऑक्सीजन, अब इसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसके बॉन्ड को हटा के केवल क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लिख देते हैं। तो ये बन गया क्या, इसका कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि संघनित संरचनात्मक सूत्र। आया समझ में कि किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला का हम या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को यानी संघनित संरचनात्मक सूत्र को चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, क्या ले लेते हैं, अब पेंटेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेंटेन का। ठीक है ना, तो पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, तो पेंटेन में कितने कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितनी संख्या में होते हैं, 5 की संख्या में होता है। कितने संख्या में होता है, 5 की संख्या में। हाइड्रोजन जो होते हैं वो कितना होता है, इसमें 12 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने हाइड्रोजन, 12। ठीक है, पेंटेन में अब हम पेंटेन का जब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो पेंटेन में जो 5 कार्बन है वो पांचों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाला कार्बन तो एक बॉन्ड बना लिया, इसका कितने बॉन्ड खाली हैं, 3। ये कितने बना चुका है, 2। तो इसके कितने खाली है, 2। ये कितने बना चुका है, 2। 2 खाली, इसके भी 2 खाली, इसके कितने खाली हैं, 3 खाली। तो अब यहाँ पे कौन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे सभी हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इसका, पेंटेन का, क्योंकि इसमें हमने हर एटम के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसका कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं हम, इस कार्बन के साथ जुड़े इन सभी प्रकार के हाइड्रोजन को इसमें क्या करते हैं, उसके नंबर के साथ और सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ पे गायब। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे भी CH2 CH2 और ये CH3। तो ये क्या बन गया, इसका कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आया बात समझ में। तो कैसे बनाए हैं, तो किसी एक एटम से जुड़े सेम टाइप के एटम्स को क्या किया जाता है, उसके बॉन्ड को हटा के जितनी संख्या में वो
उस मेन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ उसके सिंबल और नंबर के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब यहाँ से कुछ बॉन्ड को हटा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को थोड़ा सा कंडेंसेड कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया। अब देखिए इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका कंडेंसेड फॉर्मूला अभी अपन इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये जो बॉन्ड बने हुए इसको भी हटा सकते हैं। तब इसको हटा के तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमारे पास कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसमें सेम टाइप के जो यूनिट हैं वो कौन कौन है, तो जैसे देखिए यहाँ पे इसके बीच में ये दोनों ये तीन जो है ये सेम टाइप के हैं, यानी CH2 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 सेम टाइप के हैं। ये कितनी संख्या में है, 3 की संख्या में है। तो हम क्या करते हैं इसको और कंडेंसेट कैसे कर सकते हैं, तो हमने ये क्या लिखा, ये CH3 लिखा। अब इस CH3 और इस CH3 के बीच में कितने CH2 हैं, 3 हैं। तो मैंने क्या किया, इस CH2 को लिख के इसको इसके नंबर के साथ क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिए और आगे ये लिख दिया। तो इस तरीके से इसको और कंडेंस किया जा सकता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मतलब कि यहाँ पे सेम टाइप के जो यूनिट होंगे उनको उसका सिंबल लिख के जितने सेम टाइप के यूनिट हैं उनको उसकी संख्या से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि बीच के इन बॉन्ड को भी यहाँ पे हटा दिया गया। क्लियर हो गया, समझ में आया कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस करके उसका शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। समझ में, ठीक है, क्लियर। एक चीज का यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ में, मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला में सेम टाइप के एटम्स को अलग अलग नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने पार्टिसिपेट कार्बन कर रहे हैं, इसका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला आप लिखोगे तो क्या बनेगा, इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, कार्बन ने 5 पार्टिसिपेट किया और हाइड्रोजन ने 12, तो कैसे लिखेंगे, इनका क्या किया जाता है मोलिकुलर फॉर्मूला में, इनका सिंबल लिख दिया जाता है और जितने ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ वो नंबर लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, और ये वाला जो है वो कंडेंसेड फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में, यानी आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र के बारे में, ठीक है ना। ये क्या है, मतलब कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे तो वो क्या पढ़ा हमने, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें क्या किया था हम लोगों ने कि जैसे एक एग्जांपल लेके समझते जाते हैं, इसमें हमने क्या किया था कि जितने भी एटम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसी मॉलिक्यूल को या कार्बनिक कंपाउंड को बनाने में, उनके सभी बॉन्ड को हम लोग क्या कर देते थे, इसमें रिप्रेजेंट कर देते थे। तो इसको क्या बोलते थे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते थे। फिर हमने क्या पढ़ा, इसको शॉर्ट किया, क्या किया हमने, इसको शॉर्ट किया और शॉर्ट करके हम लोग इसका कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे थे। क्या कर रहे थे, शॉर्ट करके। तो कैसे शॉर्ट कर रहे थे, किसी एक एटम से जुड़े सेम टाइप के एटम्स के बॉन्ड को हटाकर उसको उसके नंबर और सिंबल के साथ क्या करते थे, रिप्रेजेंट कर देते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जरा हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और कंडेंसेड किया और इसका एक और कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाया कि हम लोगों ने अभी जो और आपको बॉन्ड दिख रहे हैं उसको भी हटा के सेम यूनिट जो होते हैं वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ बीच में, इनको बार बार रिपीट ना करके इसको ये यूनिट के साथ और जितने यूनिट इसमें है उसको उस नंबर के साथ लिख देते थे। जैसे ये CH3 है, इसको लिखते हैं, अब इसके बाद CH2 रिपीट हो रहा है तो CH2 को बार बार ना लिख के एक बार लिख देते हैं और इसको इसके नंबर के साथ कोष्टक में रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर अगला यूनिट अलग है। तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया गया और शॉर्ट कर दिया गया। लेकिन क्या किया गया, बाद में इसे और शॉर्ट कर दिया गया। अब इसको और शॉर्ट करके कैसे बनाया गया, तो इसमें क्या किया गया, तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तो इनको क्या कर दिया गया, मतलब कि इस सिंबल को हटा दिया गया। कार्बन और हाइड्रोजन का जो संख्या मतलब जो सिंबल है इसको हटा के और जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको जिग जैग लाइन द्वारा क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। मतलब उसमें जो हर कार्बन के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है उसको जिग जैग लाइन द्वारा क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया और कार्बन और हाइड्रोजन एटम का जो सिंबल है इसको हटा दिया गया। जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे ये कार्बन 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन है, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जैसे ये मान लीजिए पहला कार्बन है, ठीक है ना, ये अपन ने पॉइंट में कार्बन को रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है कार्बन, बॉन्ड के लिए एक लगाए, यहाँ पे मानेंगे दूसरा कार्बन है, फिर यहाँ पे ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। आया समझ में, इस तरीके से क्या किया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का सिंबल हटा दिया गया और उनके बीच कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड को जिग जैग लाइन द्वारा क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, मतलब इसको और शॉर्ट कर दिया गया है। अब इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कार्बन है ये केवल एक ही बॉन्ड से लगा हुआ है। यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है आपको, इस डॉट की जगह क्या माना जाएगा कि यहाँ पे कार्बन है। जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे तो आप समझिएगा कि ये जो डॉट लगा हुआ है इस डॉट लाइन, डॉट की जगह पे कौन है, कार्बन है।
अब ये दो डॉट दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। तो ये वाला कार्बन एक बॉन्ड तो बना चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कार्बन का भी 3 बॉन्ड खाली है और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तभी आप समझ के रखिएगा कि इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। समझ गए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब इसको वापस आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे, ये वाला ये लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, ये वही है। अब जैसे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है ना। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है अपने अगल बगल के कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड अभी खाली है, इसके 2 बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के सैंपल को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, बाकी आपको समझ के रखना है कि 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो जितने खाली हैं उसके मतलब जितने बॉन्ड बन गए हैं और उसके बाद जितना खाली है, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा कि उतने जितने बॉन्ड खाली हैं उतने हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये ऐसे समझ लीजिएगा। आगे समझ क्लियर हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये लिख दिए, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनॉल है। क्या है, ब्यूटेनॉल। ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है ना। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। ये सब आपको IUPAC नाम पर जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अभी तो ये बस एग्जांपल लेके एक टॉपिक को समझ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन गया, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। क्या है, ब्यूटेनॉल है, ठीक है। तो ये ब्यूटेनॉल का क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी एटम्स के बीच बनने वाले सारे बॉन्ड को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। चलिए, अब इसको क्या करते हैं अपन, कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, एक कार्बन के साथ जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनके बॉन्ड को हटा के उसके नंबर के साथ क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका क्या, कंडेंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर हो गया, समझ गए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जितने भी यहाँ पे कार्बन हैं उनको क्या कीजिए, डॉट से प्रदर्शित कीजिए, और 2 कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या करते हैं, इसमें डॉट डैश लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और बॉन्ड को जिग जैग लाइन द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। लेकिन अब बात यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ये आपको OH लिखना है समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज को नोट डालिएगा कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसमें केवल और केवल कार्बन कार्बन जो होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन कार्बन आपस में जो जुड़े हुए हैं, केवल उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन बस को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और उनके बीच के बॉन्ड को जिग जैग लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ गया, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मतलब कोई दूसरा आइटम अगर आ जाता है, तो फिर उसको वहां पे उसके सिंबल और बॉन्ड के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ से इसको नहीं हटाया जाएगा, इसके साथ जो जुड़ा रहेगा उसको भी नहीं हटाया जाएगा। केवल कार्बन कार्बन जो आपस में जुड़े हैं वो, और उन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो, केवल उनको बस क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को जिग जैग लाइन द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, समझ गए। चलिए, क्लियर हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कुछ और एग्जांपल के द्वारा हम क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया ये CH3, ये CH, और हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, ब्रोमीन, ये CH, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, OH। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो इस इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमने उनके बीच में बनने वाले सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब हमें इसका क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये कैसे बनाया जाएगा, तो मैंने क्या बताया था कि कार्बन कार्बन जितने भी आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसके बीच बनने वाले बॉन्ड को जिग जैग लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जिग जैग लाइन द्वारा। ठीक है ना, और इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसको क्या कर दिया जाता है, सिंबल को हटा दिया जाता है। लेकिन कार्बन के अलावा जो अदर एटम आएंगे उनको आप नहीं हटाओगे, अदर एटम के साथ अगर हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है उसको भी नहीं हटा सकते। ठीक है, समझ गए। तो यानी कि अब इसको क्या करिए, आप जितने आपके पास का 1 2 3 कार्बन है, ये पहला कार्बन मानते हैं 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये हो गया जिग जैग लाइन द्वारा इनके बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो उसको इस तरीके से। इस दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका भी बॉन्ड को क्या कर देते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के सिंबल को क्या किया जाता है, हाइड किया जाता है, हटाया जाता है। लेकिन अदर एटम अगर आ जाएंगे तो उसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय सूत्र। ठीक है ना, तो पहले इस फॉर्मूला को समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि जो डायमेंशनल आपको दिया जा रहा है 3 डायमेंशनल, तो ये डायमेंशनल का मतलब क्या है। देखिए, जब किसी का स्ट्रक्चर कैसा हो कि एक लाइन में आए, किसी का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो केवल एक लाइन, जैसे मार्कर है ना, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये केवल एक लाइन को बस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कितना डायमेंशन का स्ट्रक्चर है ये, 1 डायमेंशनल, मतलब ये एक विमीय संरचना है इसकी। जब किसी का स्ट्रक्चर कैसा हो, एक लाइन में आए, तो वो क्या कहलाता है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो केवल कैसा भी आप उसको रखते हो वो केवल 2 डायमेंशन को कवर करेगा,
ठीक है ना, यानी 2 यूनिट, जैसे लेंथ और ब्रीथ। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो तो इस बोर्ड में, ये बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशनल है। ये द्विविमीय संरचना है इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें ये लेंथ यानी लंबाई और ये हाइट यानी कि ऊंचाई बस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर इसी को आप ऐसे रख देंगे इस तरीके से तो इसका क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ यानी लंबाई और केवल चौड़ाई बस को कवर कर रहा है। मतलब कोई 2 यूनिट ही ये क्या करेगा, क्या करता है, कवर करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो वो क्या कर रहा है, 3 डायमेंशन को यूज कर ले रहा है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को क्या कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, डब्बा, जैसे घर का स्ट्रक्चर हो गया, किसी बॉक्स का स्ट्रक्चर हो गया, तो उसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होती है, यानी वो तीनों डायमेंशन को यूज कर रहा है। इसका मतलब ये उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट? ठीक। तो ये कैसा होता है, ये एक लाइन कहलाता है। ये कैसा हो गया, ये आपको एक प्लेन कहलाएगा। मतलब ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लेन भी बोलते हैं दूसरे शब्द में, ठीक है ना। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको स्पेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पेस, मतलब कि आकाशीय संरचना। क्लियर हो गया, आकाशीय मतलब क्या हुआ, मतलब कि तीनों डायमेंशन उसने यूज कर लिया। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो एटम्स होते हैं तो वो उनका, जैसा हमने अभी तक आपको बोर्ड में लिख कर दिखाया था, वो उनका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। वो इस तरीके से नहीं होते जैसे बोर्ड में दिखाया गया था। क्लियर हो गया, उनका रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो वो बॉन्ड ऐसे जुड़े होते हैं कि वो हर जगह से, मतलब बॉन्ड क्या होते हैं, आगे पीछे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों डायमेंशनल में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल नहीं बनता है, वो भी बनते हैं, वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है ना। उसी का अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार्बन मीथेन है, CH4। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में कार्बन के स्ट्रक्चर में बताया था ना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये बोर्ड में आपको जैसे दिख रहा है कि इसी बोर्ड में ये चारों बॉन्ड जो है बने हुए हैं, ये एक ही प्लेन में यानी इसी बोर्ड में ये चारों बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, इस तरीके से। ये देखिए, ये चार बीच में जहां मान लीजिए कार्बन है और ये चारों बॉन्ड है, एक ऊपर की ओर दिख रहा है आपको, एक इधर सामने की ओर, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया, ये इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें मतलब आप कहीं भी देखिए, लंबाई भी कवर हो गई, यानी इधर साइड भी आ रहा, चौड़ाई भी कवर हो रही, इधर भी इसका ओरिएंटेशन आ रहा, और हाइट भी कवर हो गया, मतलब ऊपर साइड भी इसका ओरिएंटेशन आ रहा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये चारों तरफ क्या है, ये फैला हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो इसमें ये जो हमने बॉन्ड बना के रखा है, ये समझिएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बॉन्ड है। तो जो स्ट्रेट लाइन बॉन्ड होता है वो कहाँ होता है, वो दोनों एक ही प्लेन में। जो स्ट्रेट लाइन बॉन्ड द्वारा जब अपन किसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपाउंड के, तो उसको माना जाता है कि वो वाले बॉन्ड सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं। जैसे ये है दोनों बॉन्ड, तो ये दोनों बॉन्ड बोर्ड में ही है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको हम ये 2 दिखा रहे हैं, इसको सॉलिड वेज बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको डैश वेज बॉन्ड बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, सॉलिड वेज बॉन्ड, और इसको डैश वेज बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो सॉलिड वेज बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला है जो आपकी तरफ आ रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कौन सा वाला है, ये हमारी तरफ जो भी इस बॉन्ड को देख रहा होता है, तो हमारी तरफ जो आ रहा होता है बॉन्ड, उसको हम लोग सॉलिड वेज बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपको डैश वाला दिख रहा है, ये हमसे पीछे की ओर जो जा रहा है। जैसे हम लोग इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो ये वाला बॉन्ड हमारी तरफ, ये दोनों तो एक ही प्लेन में आ गए, जैसे ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ये वाला थोड़ा पीछे ऐसा रहता है, ठीक है। तो जो हमारी तरफ आ रहा है, इसको सॉलिड वेज बॉन्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पीछे की ओर जा रहा है, इसको डैश वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो समझ में आ गया कि 3 डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो उसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन वाला होता है, ठीक है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो बॉन्ड होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्लेन में ही है, मतलब एक ही प्लेन में है, या ऐसा बोल सकते हैं उसी कागज में रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सॉलिड वाला है, सॉलिड वेज बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये कहाँ होता है, ये हमारी तरफ आ रहा होता है, ये प्लेन में नहीं है, ये इधर से हमारी तरफ बाहर निकल रहा है, ऐसा इसको देखा जाता है। और जो ये वाला है आपका जो डैश वेज बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इस डैश वेज बॉन्ड को ये बताता है कि ये वाला बॉन्ड जो है ये हमसे पीछे की ओर जा रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये था 3 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का क्लास हो गया है यहाँ पे अब समाप्त, ठीक है ना। आप इसको क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है, अपना बेस मजबूत कीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।